बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें आइंदा के लाएअमल के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए हैं और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला उसमें अहम फैसला है। इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज पंजाब काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के हवाले से कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं जिन्हें मुस्बत फ़ैसले कहा जा रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल जो कि रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, उस पर भी कुछ आज अहम फैसले भी सामने आए। NCOC का इजलास भी हुआ, उनकी ब्रीफिंग भी सामने आई है, तो उसके भी आज जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसके बाद मरियम नवाज़ साहब ने गुफ्तगू भी की है मीडिया से। ये जो बात की गई कि पहले तो इस्तीफ़े थे और अब सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला भी सामने आया है, तो जिस पे हुकूमती सतह पे रिएक्शन भी सामने आ रहा है, तनकीद भी सामने आ रही है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जनाब इस्तीफ़े लतीफ़े बन गए हैं, अब सेनेट इंतखाबात में आ गए। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है नकी साहब कि अपोजिशन ने जो सियासत करनी है ना, वो कोई हुकूमती वज़रा या हुकूमती तर्जमानों की ख्वाहिश पर नहीं करनी, उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से करनी है और उन्होंने ये देखना है कि अपोजिशन अपना रोल कहाँ कर सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले ये ऑप्शन था, लेकिन फिर ये देखा गया, जब डिस्कस हुई, जब बातचीत हुई, तो उसमें ये बात तय हुई कि नहीं, हमें पार्लिमान में अपना रोल करना चाहिए। अगर अपोजिशन पार्लिमान में नहीं होगी, पार्लिमान से चली जाएगी, तो हुकूमत के लिए फ्री हैंड होगा। मैं ये समझता हूँ कि जितने वज़रा जो हैं वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि जैसे अपोजिशन जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और जो वो कहें उसके मुताबिक सियासत करे। ऐसा नहीं होता, ना ऐसा कभी हुआ है पाकिस्तान में। अपोजिशन के अपने टारगेट्स हैं, अपोजिशन के अपनी हदाफ हैं, वो उसको सामने रख कर ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पहले मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब PDM में बात हुई, पीपल्स पार्टी ने ये बात की, तो उसी वक्त से ये लोग तैयार हो गए और आज उन्होंने मरीम साहबा ने, मैं समझता हूँ, एक अच्छा फैसला किया है कि ताकि सेनेट में भी वो अपना रोल कर सकें। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जब असम्बली वजूद में आई इंतखाबात के बाद, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त ये कहा था कि जी हलफ ना उठाया जाए, ये क्योंकि असम्बली जो है ये जैली वोटों से आई है, धांधली से आई है। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हमें पार्लिमान के अंदर जाना है, बतौर एहतजाज हम हलफ उठाएंगे। फिर उठाया गया। तो मैं समझता हूँ आज मरीम नवाज साहबा ने जो फैसला किया वो ठीक किया, उसी के तनाजुर में आपस में डिस्कस करने के बाद किया जी। ठीक है, इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं हाजी नवाज रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया नवाज रज़ा साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, अहम फैसले भी सामने आए हैं। क्या आपका कहना है कि पहले इस्तीफ़ों की बात की जाती रही, अब सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुस्लिम लीग नून ने भी फैसला कर लिया है और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो ये बात भी कर रही हैं कि हुकूमत हमसे राब्ता कर रही है, हमारी मिन्नतें कर रही है, हम उनकी बात नहीं मान रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सेनेट के इंतखाबात हैं उस बारे में तो तकरीबन तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों का एक ही फैसला है। वो फैसला ये है कि हम PTI के लिए अपना मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर ये उनके इस्तीफों से इंतखाब सेनेट का रुक सकता हो तो वो यकीनन ये कर गुजरते हैं, लेकिन इसकी कीमत, भारी कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो इस्तीफे देते हैं तो उनकी पूरी हुकूमत ही वहां खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि सब जमातों ने ये तय कर लिया है कि अगर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो PTI को कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल जाएंगी, 1, 2 या 3 की अक्सरियत हासिल हो जाए तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। इसलिए सेनेट का मैदान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI ये सब नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इनको कम अज कम इतनी नशस्तें जरूर मिल जाएंगी जितनी पहले तो नहीं मिली, 1-2 कम मिलेगी, तो फर्क को नहीं पड़ता। सेनेट के इंतखाब में जाने का मतलब ये है कि वो PTI के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहते। और अब ये जो तासर ये है कि मुस्लिम लीग नून भी मान गई है, पीपल्स पार्टी भी मान गई है, ये इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग वो पाई जाती थी। ये समझते थे कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, ये प्रेशर टैक्टिक था जो ये कहते रहते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। इस्तीफे देने की तो आखिरी ऑप्शन है।
हाजी नवाज साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि जिस तरह मरियम नवाज साहबा पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में आज भी उन्होंने वो जो है आई और उन्होंने शिरकत की और पहले भी वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास करते नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ऐसा ऐसा मरियम नवाज साहबा पूरी पार्टी जो है वो टेक ओवर कर चुकी हैं, अब फैसले उन्हीं के ही होते हैं? नहीं, ये तो इसमें कोई शको शबा की गुंजाइश ही नहीं है कि पिछले जब से मियां शहबाज शरीफ जेल गए हैं तो मरियम नवाज ने तेजी के साथ पूरी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। और अब पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उनके आने का मतलब ये है कि वो पार्लिमानी पार्टी को भी हिदायत दे रही है। ख्वाजा आसफ साहब के जेल जाने के बाद तो पीछे पार्लिमानी लीडर कोई नहीं है ना, तो इसलिए मरियम नवाज यहाँ उनका आना जो है ये मैसेज देना है कि वो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की भी कमान करने के लिए मौजूद है। यानी उनको यहाँ आने का बुनियादी मकसद ये है कि वो ये बावर कराना चाहती हैं कि पार्टी लावारिस नहीं है, मैं खुद इस वक्त मौजूद। अब आप ये कह सकते हैं कि अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज हैं और उनके पास पार्टी की क़यादत है और वही जो सब कुछ डिक्टेट करा रही हैं, वो मैसेज वसूल करती हैं मियां नवाज शरीफ से और उसके बाद वो लोगों तक दूसरे रुकान तक पहुंचाते हैं, सबको कबूल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मौजूद हैं शाहिद खान अब्बासी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अब नायब सदर जो है मरियम नवाज उस पार्टी को लीड कर रही है और सब उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हैं और फैसले कबूल करने के लिए तैयार है। नवाज रजा साहब, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि PDM जो है वो शदीद जो है इख्तलाफात का शिकार है और शेख रशीद साहब आपके बहुत गहरे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो बड़ी बालगों वाली सियासत कर रहे हैं। क्या कोई इख्तलाफात है PDM में? किसी सूरत में कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं, दो बड़ी जमातें हैं, उनका तो कुछ स्टेक पर है ना। पीछे रह गई तीसरी जमात JUI तो शुरू दिन से उसका ये था कि हमें असम्बली में नहीं जाना चाहिए, हमें असम्बली से इस्तीफे दे देना चाहिए। लेकिन दो बड़ी जमातों को, एक जमात जो पंजाब में है, अगर उसके साथ कुछ लोग मिल जाएं तो वो पंजाब में अपनी सूबाई हुकूमत बना सकती है और पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून मरकज में मिल जाएं तो इनकी पावर इतनी बढ़ सकती है कि यहाँ भी वो तब्दीली ला सकते हैं। इसलिए जिस जमात की कम सीटें हैं असम्बली में, वो तो चाहती है कि किसी वक्त भी कोई ऐसा बड़ा धमाका हो जाए। लेकिन आप ये समझें इख्तलाफात की बात हो रही है, बिल आखिर किसी न किसी पॉइंट पर सब कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यही बात जो कही जाती थी कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इस्तीफे दे देंगे, सारी बातें मान गए। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में PDM में ये जो ख्वाब देख रहे हैं कुछ लोग के इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, इनके ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। अच्छा, नवाज रजा साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, तो आज मरियम साहबा ने भी ये कहा है कि वो PDM के इजलास में अपनी बात रखेंगे तो इस पर फैसला होगा। क्या PDM जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है, अगर सीटी बच जाए जी, रावलपिंडी से सीटी बच जाए जी कि इनको जनाब इनको जाना है और इसको हटाना है जी। और जब लोग सारे तैयार हो तो सिर्फ एक मुस्लिम लीग काम और MKM की जरूरत है ना जी। ये अगर 6-7 अगर वोटें इधर उधर हो जाएं तो मौजूदा हुकूमत दड़म करके नीचे आ जाती है। लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक है, मैं समझता हूँ क्या है, ये एक प्रेशर टैक्टिस है बिलावल भुट्टो का भी और इनका भी। लेकिन इनको उसी सूरत में ये तहरीक में समाज लाएंगे कि अगर इनको यकीनदानी होगी कि दो जमातें और टूटेगी, MKM टूटेगी या GDA टूटेगी या मुस्लिम लीग कलाम टूटेगी, इनमें से कोई जमात फिल्म ऐलान कर दे कि हम भी तैयार हैं आपके साथ, तो फिर आप देखेंगे रातों में आप सारा कुछ मदद फील हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया जी नवाज रजा साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सैयद तरीन साहब, हाजी साहब ने अपना एक तजिया दिया है और मौजूदा सूरत हाल का एक कम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि अभी आपने बिलावल साहब का सवाल भी किया कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात की, उनका ख्याल है प्रेशर टैक्टिक्स हैं। बड़े अरसे बाद आसिफ अली जरदारी साहब भी गुज़िश्ता रोज़ बोले हैं और उन्होंने भी ये गुफ्तगू की है कि हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत जो है वो अब जाने वाली है और ये साल जो है बल्कि चंद माह में जो है कुछ अहम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आसिफ अली जरदारी साहब के बोलने पे एक ये तासुर मौजूद है सियासी सतह पर कि कुछ कंक्रीट होने जा रहा है।
देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आसफ़ अली ज़रदारी इस मुल्क के ऐसे पॉलिटिशियंस हैं कि जो कहते हैं वो अमली तौर पर करके दिखाते हैं। देखें, उन्होंने बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ख़त्म की मियाँ नवाज़ शरीफ की, और उन्होंने कहा कि हम ख़त्म करेंगे। सेनेट में उन्होंने कहा इनका चेयरमैन नहीं आने देंगे, चेयरमैन उन्होंने नहीं आने दिया। उससे पहले आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब ऐवान सदर में थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम इनको निकाल देंगे, और उन्होंने फिर ऐसा प्लान किया और आप देख लें कि उसके बाद वो उन्होंने निकाला। तो मैं समझता हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हिकमत अमली अपनाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ही के कहने पर ये बात आगे बढ़ी है कि जी अदमी अदमात की तारीख लाई जाए। और आपको याद होगा मैंने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा और बाकी महमूद खान चकज़ई, मौलाना फजल रहमान साहब, आफ्ताब खान शेरपाव साहब को ये कहा था कि आप पहले बलूचिस्तान में अदम अदमात लाएँ, फिर पंजाब में लाएँ। पंजाब में मैंने बताया था कि उन्होंने पेशकश की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाए, उसके बाद हम जो है मरकज़ में भी तब्दीलियाँ ले आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी कोई हिकमत अमली जो बयान कर रहे हैं उसके पसे पर्दा कुछ न कुछ तैयारियाँ भी कर रहे हैं, और उस पर PDM भी उसको एग्री कर रही है। आज के जो नून लीग का फैसला सामने आया है उससे ये साबित हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अहम फैसले हैं उसका जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे पंजाब काबीना ने आज जो कुछ अहम फैसले किए हैं और कुछ ऐलानात किए हैं तो उसका जिक्र करेंगे। ज़यातरीन साहब, जैसे हम बात करते हैं कि PTI की हुकूमत ज़ाहिर है मरकज़ में है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से रोज़ाना वो बात कर रहे होते हैं कि हमने ये कामयाबी की। क्या पंजाब पर बड़ी तनकीद कर रहे थे और इस बात को लेकर बड़ी तनकीद की जाती रही है कि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के वसीम अकरम प्लस जो हैं वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। लेकिन आज ऐसा लगा कि पंजाब काबीना ने जो कुछ अहम फैसले किए हैं उससे ये लग रहा है कि ये आइंदा जो 2 साल हैं उसमें परफॉर्मेंस का टास्क दिया गया है कि कुछ आउटपुट दिए जाएं। और उसमें आज एक तो जनूबी पंजाब की बड़ी डिमांड थी भक्कर में थल यूनिवर्सिटी के क़याम की, उसका फ़ैसला भी आज कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत अपने सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज भी फराहम करेगी। तो ये बड़े पॉजिटिव फैसले हैं और बड़े फैसले हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 26 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं जी, ठीक है। पीपल्स पार्टी वालों ने एक अपना वो भुट्टो साहब की भर्सी पर उन्होंने जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने कहा कि वसीम अकरम प्लस, सूरत हाल ये हो गई है कि हुकूमती वज़रा का मैंने कई भी जिक्र पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ। 2 वज़रा ने मुझे ये ख़ुद बताया है, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इन बात को इसको तस्दीक की है। उन्होंने ये कहा है कि काबीना की मीटिंग में, और मैं आपकी राय लेता हूँ, मैं सिर्फ काबीना की मीटिंग में ये तय प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहा जाता है जी करप्शन का जो है चूरन ख़त्म किया जाए और परफॉर्मेंस दिखाई जाए ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस पे अगले उसमें जाएं। तो ये अब करप्शन वाला चूरन तो इन्होंने बेच लिया ना 2-2.5 साल। अब ज़ाहिर है ये करना पड़ेगा इनको। चलें इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमने नुमाया। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि पंजाब काबीना की जानिब से जो आज अहम फैसले सामने आए हैं, इसमें जनूबी पंजाब में एक थल यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला है, भक्कर की बात है, इसके अलावा हर शहरी को जो हेल्थ कवरेज है वो दी जाएगी। तो ये तो वो परफॉर्मेंस जिसकी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातें हमेशा तनकीद करती हैं हुकूमत पर कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, आप ये चूरन मत बेचें, उस जानिब चल पड़े। अब क्या है अपोजिशन के पास या आपकी जमात के पास कि इन पर बिलखसूस पंजाब में तनकीद की जाएगी कि वसीम अकरम प्लस क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कह देना कि एक यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब में बन रही है और फलाह कर दिया है और अब ये कर देंगे, मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बतौर वजीर आला खुद पंजाब पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। PTI की कारकर्दगी और इमरान खान के विजन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं यहाँ आपके चैनल की रिसासत से कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल होने को है और इस हुकूमत की अभी तक ना कोई पॉलिसी है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई इकॉनमी को उठाने के लिए इकदाम है, ना बेरोजगारी को काबू करने के लिए, ना महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई भी ऐसा कदम उन्होंने आज तक नहीं उठाया। इसके बाद जब 3रा साल मुकम्मल होगा, 4था साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल होता है और इनके दिन पूरे हो चुके हैं। आज तक
आज पीटीआई के एमपीज का रोना था असेंबली के अंदर कि हमारे घरों में 20 डाकुओं के गैंग घुसे हैं और लूट कर चले गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। बेरोजगारी की सूरत हाल आपके सामने है कि जब से ये आए हैं कम अज कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। हेल्थ की सूरत हाल आपके सामने है कि कोविड जैसी मोलक वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, पाकिस्तान है कि उसमें कोई आज तक वैक्सीन के लिए पैसे तक नहीं जमा करवाए गए। तालीम का आप हाल देख लें कि लोग जो है वो कोविड से मर रहे हैं और ये स्कूल खोलने की बातें कर रहे हैं और इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल भी दी है कि बच्चे वहां जाए और कोरोना फैलाने में वो मददगार साबित हो सके। मैं तो ये समझता हूँ कि ना इनका कोई विजन है, ना इनके पास कोई होमवर्क है, ना इनके पास कोई टीम है। इन्होंने इस मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया है और चोर चोर और डाकू डाकू और पकड़ो पकड़ो का चूरन जो है वो अब ज्यादा देर नहीं चल सकता जी। हसन मुर्तजा साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये बताएं कि जनूबी पंजाब में इन्होंने कहा था कि हम सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, वो जनूबी पंजाब के अवाम पूछ रहे हैं वो सेक्रेटेरिएट भी नहीं बना। ये क्या वजह है? ये जो बात करते हैं उस पर अमल क्यों नहीं कर पाती पंजाब हुकूमत? क्या खराबी है? देखिए जी, सेक्रेटेरिएट बनाना जो है वो तो बहुत बड़ा मजाक है। उनका मुतालबा तो था कि फुल फ्लैज सूबा उनको ऐवाने बाला में भी हिस्सा मिले, उनकी कौमी असेंबली की अपनी नशिस्तें हो, सूबाई असेंबली उनकी अपनी हो, उनका वजीर आला अपना हो, उनका गवर्नर अपना हो, गुजरा अपने हो। उनको आपने एक सेक्रेटेरिएट के पीछे लगा दिया, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया, एक एडिशनल आईजी बिठा दिया। क्या ये सूबाई खुद मुख्तारी है? मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं कर पाते और ये इनको अपना एतमाद का वोट लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वोट लिया था जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पे कि हम 100 दिनों में सूबा बनाएंगे। जब इन्हें वो वोट मिला, वो मैंडेट मिला और उसमें ये पूरे नहीं उतरे तो इनको तो कॉन्फिडेंस का वोट लेना चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल इस पे अभी प्राइवेटाइजेशन के भी कुछ फैसले जो हैं वो भी हुकूमत की जानिब से सामने आए हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ पे हो रही थी जब आपको हमने लाइन पे लिया है वो ये है कि कम से कम जैसे आपने भी जिक्र किया है कि वो चोर और डाकू वाला जो चूरन है वो शायद छोड़ दिया, परफॉर्मेंस की जानिब बढ़ रहे हैं, कम से कम उस पर बात की जा रही है। तो वो जो आप वाला मामला था वो चौधरी साहब ने जहन से निकाल दिया है, अब शायद आगे बढ़े वो। नहीं, मैं नहीं समझता जी, क्योंकि इमरान खान साहब के अंदर चिप फिट हुई है। ये उनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये निकल नहीं सकता। मालिकों ने जो चिप डाल दी है, जो रिकॉर्डिंग डाल दी है, उनके मुंह से वही अल्फाज निकलने हैं, लेकिन इनके ये अल्फाज जो है ये इनके लिए फंदा बनेंगे एक दिन जी। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, आपने बताया बेरोज़गारी अपने अरूज पर है और कोरोना की वजह से लोगों के आम रोज़गार भी ना होने के बराबर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में वहाँ अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन के पास क्या प्लान है? लेकिन जी अपोजिशन ने तो इन खामियों की, इन खराबियों की निशानदेही की है। इस मुल्क के अंदर एक महीने में 2 दफा बिजली के पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ते हैं, एक दफा बिजली के नर्ख बढ़ते हैं। क्या कर रही है वो हुकूमत? आपके लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर जो चीनी है वो 130 रुपए में बिकेगी और कोई दुनिया का कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। अगर अगर रोक सकता है तो इमरान खान रोक ले, क्योंकि उसके अपने माली सहूलतकार है जो आज चीनी माफिया है, उसके अपने सहूलतकार है जो आटा माफिया है, वो वजारतों में बैठे हैं। आप कैसे बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? इन्होंने एजुकेशन में कहा था कि हम एक निसाब करेंगे, आज तक 2.5 सालों में इन्होंने एक निसाब पे कोई बात की है? कोई इन्होंने उस पर कोई कमेटी बनाई हो, कोई उस पर डिस्कशन की हो, कोई उस पर थिंक टैंक बनाया हो? कोई चीज तो ये बता देंगे ये हमारी पेशरफ्त है।
सही, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब हसन मुर्तज़ा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। सजाद तरीन साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन का काम तनकीद करना है, मगर अगर इस पर अमल हो जाता है जिसका फैसला आज काबीना में सामने आया है, वो कह रहे हैं कोई प्लान नहीं है, कोई मैप नहीं है, ये तो ज़ाहिर है एक प्लान ही है ना कि आप हेल्थ कार्ड जारी करते हैं या हेल्थ कवरेज देते हैं और हर शहरी को अगर मिलती है तो कम से कम वो जो हेल्थ वाला मामला है वो तो हल होता है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है, ये जो आपने हेल्थ वाली बात की ना, ये हेल्थ कार्डों से नहीं लोगों को कवर मिलते। लोग, बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे सूबों के भी कार्ड उठा के फिर रहे हैं, अस्पतालों वाले पूछते नहीं हैं। आप वो जो लोगों को कार्ड दे रहे हैं, आप सरकारी अस्पताल नए क्यों नहीं बनाते? आप सरकारी जो मौजूदा सरकारी अस्पताल हैं उनको अपग्रेड क्यों नहीं करते? उनकी हालत बेहतर क्यों नहीं बनाते? आप लोगों को टेस्ट की सहूलतें मुफ्त क्यों नहीं देते? आप लोगों को मेडिसिन फ्री क्यों नहीं देते? देखें, बात यह है कि ये नहीं है बात कि आप जी ये कर दें, आप वो कर दें, हम कार्ड दे दें, इस तरह नहीं होता। आप लोगों के लिए जो हेल्थ है वो फ्री करें। सरकारी हॉस्पिटल जो है उनकी हालत बेहतर की जाए। सरकारी हॉस्पिटल के आधे से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो तो प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट, उन पर क्यों नहीं बैन किया जा रहा? क्यों नहीं उनको कहा जा रहा कि आप सरकारी हॉस्पिटल्स में देखें? सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। सरकारी, आप देखें 12 करोड़ पंजाब को एक सूबा है, बहुत सारे मुल्कों से इसकी आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ के कितने लोगों को आप कार्ड देंगे? अगर आप उसकी बजाय हॉस्पिटल नए बनाएं, आप वहाँ पर जो पुराने हॉस्पिटल हैं उनको बेहतर करें, दवाइयाँ फ्री दें, डॉक्टर ज़्यादा भर्ती करें, तो फिर जाके सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये एक लॉलीपॉप है कार्ड देने का। एक और बात मैं बताऊँ, हसन मुर्तज़ा ने ये कहा कि जी उन्होंने सूबा मांगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये उन्होंने 2-3 चीज़ें गिनाई, जी असम्बली अपनी होगी, चीफ मिनिस्टर अपना होगा। हर साल क्या होता है मैं वो आपको बताऊँ। जनूबी पंजाब में आपको पता है हमारा ताल्लुक जनूबी पंजाब से, महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ बच्चे जो CSS में एग्ज़ाम देते हैं, वो जो रिटर्न इम्तिहान होता है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं, लेकिन जब वो उनके इंटरव्यू का टाइम आता है कि वो अपर पंजाब के जो लड़के हैं जो बहुत बड़े स्कूलों में और बड़े चेंज में पढ़ते हैं, बड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। हर साल जो है वो जनूबी पंजाब के जितने भी और सराइकी इलाके के जितने नौजवान हैं, CSS में उनको जगह नहीं मिलती। अगर हमारा सूबा बनेगा तो हमारा वहाँ CSS में भी हमारा कोटा होगा, और भी बहुत से ऐसे शोबे हैं। गरीब बच्चों के पास तो यही ऑप्शन है कि CSS करें और लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह ये कार्ड नहीं देने चाहिए, हॉस्पिटल ठीक करने चाहिए, पूरे पंजाब के हॉस्पिटल ठीक करने चाहिए। आप यकीन करें, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आप वहाँ देखेंगे, ये आप इस्लामाबाद का पोली क्लिनिक में आप चले जाएं, एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। यहाँ के हॉस्पिटल ठीक नहीं होते, पंजाब के हॉस्पिटल क्या ठीक होंगे? ये कार्ड देना जो है ये ऐसे ही है, इसका कोई फायदा नहीं है। उसकी बजाय वो फंड हॉस्पिटल्स पे लगाए जाएं, इसी तरह तालीम के मामलात को बेहतर किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और उस पर किए गए इक़दामात का जिक्र होगा। और सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज ये NCOC का इजलास हुआ और डॉक्टर फैसल ने आज बताया कि हमने क्या क्या इक़दामात किए, क्या फ़िगर्स हैं। फ़िगर्स तो हमारे सामने हैं कि तकरीबन 5,34,000 और 41 तादाद होगी केसेस की, तो फिर 24 घंटों में भी तादाद जो है वो सामने आ रही है। वैक्सीनेशन का वो कह रहे हैं कि हमने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और जो SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा मुख्तलिफ शहरों में, तो उन पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। अपने इक़दामात हमारे बेहतरीन है और जल्द जो है वो वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल में आज की कोरोना की सारी सूरत हाल में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन लाने और लोगों को लगाने का ये एक बहुत अच्छा हुकूमत का काम है और ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आदमी बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पैसे दे, चाहे आप उसको 500 रुपये की ही क्यों न लगाएं, लेकिन गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं। मैं समझता हूँ इसको ओवरऑल जो है फ्री करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो SOPs पर अमल दरामद है, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि आम आदमी इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। आप यकीन करें, मेरे साथ आप राजा बाज़ार में चलें पिंडी के, आपको लगेगा जैसे कोरोना है ही नहीं। लोग जो हैं, एक तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, रेडियों वाले हैं, छोटे छोटे दुकानों वाले हैं, ठेले वाले हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि कंधे से कंधा मिला हुआ है, लोगों पर बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं, रश है बहुत ज़्यादा, और कोई किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी ने कोई SOP पर अमल दरामद नहीं किया हुआ। मैं समझता हूँ ये होना बहुत ज़रूरी है। देखें, हुकूमत अपनी जगह पर इक़दामात कर रही है, लेकिन जब आम आदमी खुद ऐसे इक़दामात नहीं करेगा तो इससे मसाइल बढ़ेंगे।
वैक्सीन जो है वो कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी जो है वो पाकिस्तान में आए ताकि लोगों को लगाई जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि वैक्सीन जो है वो फ्री होनी चाहिए। ये नहीं कहा जाए कि जी ये खबर तो थी कि फ्री वैक्सीन नहीं, वो कह रहे हैं कि जी कोई बुजुर्ग हैं उनको फ्री लगाई जाएगी, जो गरीब हैं। तो यहाँ मतलब बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो हुकूमत की जानिब से देखें, अभी ब्रॉडशीट का जो मामला हुआ है उसमें कितने डॉलर्स हमने, कितने लाखों करोड़ों हमने पाकिस्तानी पैसे वहाँ दे दिए हैं ना, किस इस गरीब मुल्क का ये किया है। तो अगर वही उसी किस्म के कोई पैसे और निकाल लिए जाएं और वैक्सीन फ्री खरीद कर और पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनको फ्री दे दी जाए और तकसीम कर दी जाए हंगामी बुनियादों पर, हर जगह पर जो है, हर हॉस्पिटल में, हर बस स्टॉप पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर जगह पर जहाँ पब्लिक गैदरिंग है वहाँ पर जो है कैंप लगा दिए जाएं और हर आदमी को वैक्सीन लगाई जाए, हर बच्चे को वैक्सीन लगाई जाए, बड़े और बूढ़े को लगाई जाए, खवातीन को लगाई जाए, बच्चियों को लगाई जाए। मैं ये समझता हूँ ताकि ये पूरे मुल्क में एक कैंपेन चलाई जाए और पूरे मुल्क में लोगों को ये बताया जाए कि जनाब ये वैक्सीन है और ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर पैसों वाली बात हुई तो आप यकीन मानिएगा नकी साहब के बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं लगवा सकेंगे और गरीबों के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग लगवा लेंगे जिनके पास बहुत पैसे मौजूद हैं। सर पैसों की आप बात करें, SOPs पर अमल दरामद का आप जिक्र कर रहे हैं और आपने एक पिंडी के राजा बाजार की बात की है जहाँ पे एक बड़ी तादाद गरीबों की, मजदूरों की, आम आदमियों की जाती है। तो वो कितनी हद तक वो घर की दाल रोटी पूरी करें या मास्क और सैनिटाइजर का खर्चा पूरा करें? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत मास्क भी लोगों को फ्री दे। सुबह सुबह तमाम मार्केटों में, तमाम जगह पर हुकूमती नुमाइंदे खड़े हों और दूसरे जो हैं रज़ाकार हुकूमत जो है वो ले ले, रज़ाकारों के साथ जो है नौजवानों को भर्ती कर लिया जाए कुछ अरसे के लिए और उनको कहा जाए। फिर हमारे पास पोलियो वर्कर्स हैं, पोलियो वर्कर्स की एक बड़ी टीम है, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये किया जाए कि कोई भी खातून बाहर जाती है उनको दिया जाए ये कि मास्क लगा के बाहर जाए कोई आदमी। देखिए हुकूमती सतह पर इकदाम होने चाहिए। देखिए हमारा मुल्क है नकी साहब गरीब, हम गरीब मुल्क के रहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत है लोगों के पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारा 10, 20, 50 का मास्क खरीदे या अपने बच्चों के लिए इंतजाम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो मास्क भी फ्री लोगों को दे, सैनिटाइज भी लोगों को फ्री करे, कुछ छोटे छोटे बॉटल्स बना के दे दिए जाएँ ताकि लोग लें और ख़ुद इस्तेमाल करें और लोगों में एक जज्बा पैदा हो कि हमने इससे बचना है। देखिए हमारे मुल्क में कोरोना है, अभी हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे ना कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद फैल रहा है, लेकिन आपने स्कूल खोले हुए हैं, आपने कॉलेज खोले हुए हैं, अब आप यूनिवर्सिटियाँ खोलने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोरोना जिसको हम कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं, अपने अवाम को बचाने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि तालीमी इदारे खोलने से फिर ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ख्याल में वो तो तालीमी इदारों को पाबंद किया गया है और यकीनी तौर पर जो अमल दरामद नहीं करेगा उस पर बड़े जुर्माने आयद किए जाएंगे। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद करना और करवाना मेरे ख्याल में निस्बतन हर इंडिविजुअल को अमल दरामद करवाने की निस्बत आसान है। नहीं देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि कोई बच्चा ऐसा अगर आ जाता है जिसको कोरोना हो और अलामत ज़ाहिर ना हो रही हो, वो स्कूल में आएगा, 20 की या 10 की या 25 की या 15 की जो क्लास होगी उसमें से बच्चे मुतासर हो जाएंगे ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब पहले स्कूल खुले हुए तो यही था ना कि जी पता नहीं चल रहा और फिर स्कूल इसीलिए बंद किए गए थे कि कोई 1-2 बच्चे आ जाते हैं तो पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा वालिदैन को भी पता नहीं चलता कि बच्चे को कोरोना हो गया कुछ दिन तक। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को देखना चाहिए और हिफाजती इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। सेहत के हवाले से हमारे जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे हॉस्पिटल्स की आपने आज पहले मैंने जिक्र किए, आपने हालत देखी है कैसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलतें फ्री होनी चाहिए, वैक्सीन फ्री होनी चाहिए, मास्क फ्री होने चाहिए। हम इधर अल्लाह तआला में भी तो बहुत पैसे लगाते हैं ना, ब्रॉडशीट का जुर्माना जो हमने भरा है और बाकी पैसे भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरफ पैसे लगाने चाहिए और लोगों को सेहत का निज़ाम बेहतर बना के देना चाहिए। सेहत का एक निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की अभी आपने बात की। वैक्सीनेशन आपके इल्म में कि अभी महदूद पैमाने पे है, दुनिया भर में वैक्सीनेशन की जो प्रोडक्शन हो रही है वो मुख्तलिफ ममालिक ज़ाहिर है पहले से बुकिंग करवा के बैठे हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल कोशिश की, हुकूमत ने कोशिश की, रशिया से, चाइना से उन्होंने कुछ साइन किए हैं, बरतानिया से भी ये सुनने में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कितनी हद तक हर आदमी को ये फ्री दी जा सकेगी, इतनी महदूद पैमाने पर अभी सामने आ रही है। हमारी माशी सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन चलें वो अगर फ़ंड उधर लगा भी दिए जाएँ तो वहाँ से जो हमें मिल रही है वो बड़ी महदूद है।
देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक काम शुरू तो होना चाहिए ना, तो सबसे पहले उन लोगों को लगाना चाहिए जिनके बारे में ये खदशात हों कि ये कोरोना से जल्दी मुतासर हो सकते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो दूर दराज गाँव में रहती हैं, तो अभी मेरे ख्याल में यही प्लान बनाया, गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या है। फिर छोटी छोटी जो हमारी कच्ची आबादी हैं, छोटे छोटे घर हैं जहाँ 6-6 4-4 लोग इकट्ठे रह रहे हैं एक एक कमरे में, मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं। हुकूमत जो है पहले जो गरीब तबका है, जो बेचारे बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, सबसे पहले उनको बचाना चाहिए। कोरोना उनको लगाना चाहिए। देखें, बड़ी बड़ी कोठियों में लोग रहते हैं, वहाँ अलहदा कमरे होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बल्कि बाज़ कोठियों में तो कमरे खाली पड़े होते हैं और लोग जो हैं वो 1-1 2-2 रह रहे हैं। ये 2-4 कुत्ते उन्होंने रखे हुए होते हैं अपने साथ। तो ये गरीब आदमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन कौन से एरिया उनके मौजूद हैं, वहाँ जाके इसको वैक्सीन को लगाना शुरू करिए। आपने जो कहा ना कि महदूद पैमाने पर मिल रही है, ये ठीक है, लेकिन जो मिल रही है उसको तो लगाया जाए ना, उसका अमल तो शुरू किया जाए। तो बात कर रहे हैं ना कि पहले बुजुर्ग शहरियों को और फिर जो फ्रंट लाइन अमला है अस्पतालों का, उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद फिर मरहलावार बाकी भी वो किया जाएगा। तो जाहिर है मेडिकल में जो प्लान बनाया गया है इसी चीज़ को पेश नज़र रख के ही बनाया गया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये, लेकिन वो बुजुर्ग शहरियों के हवाले से भी कितनी हद तक शफाफियत होगी। मेरे ख्याल में वो पोलियो टीम्स जो पहले काम कर रही हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी प्लान्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये अमल शुरू करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि हमारी 12 करोड़ की, हमारी 22 करोड़ के करीब आबादी है, 12 करोड़ की तो पंजाब की है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये आज काम शुरू होगा तो फिर अगले कई साल में जाकर ये कंप्लीट होगा लोगों को। आपको पता है ना, पोलियो के अभी भी आप खबरें सुनते हैं, कहीं ना कहीं पोलियो आ गया है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो ये अभी तक दुनिया भर में नहीं है, पोलियो ख़त्म हो गया। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था ये कतरे पिलाने की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला शुरू होना चाहिए, और ये सिलसिला क्योंकि बीमारी वबा ख़तरनाक है, लिहाजा जंगी बुनियादों पर शुरू होना चाहिए, हंगामी बुनियादों पर शुरू होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हेल्थ वर्कर्स भी लगना चाहिए, बाकी जो फ्रंट लाइन के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उनको लगना चाहिए, पुलिस को लगने चाहिए, सबको लगना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो गरीब आदमी है। गरीब आदमी जो बेचारा गोली नहीं खरीद सकता, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बहुत मसाइल हैं गरीब आदमी के लिए। हुकूमत को सबसे पहले तवज्जो उधर देनी चाहिए। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो यही वादा करके आए थे ना। अब आप उनकी डी चौक की तकरीरें सुने और आज उनकी बातें सुने। उनकी उमर अयूब साहब ने बिजली बढ़ाई है और कहते हैं जी पिछली हुकूमतें जी थी हमारे लिए बारूद की सुरंगें थी। नकी साहब आप देखें, किसी ने उमर अयूब साहब से नहीं पूछा कि जनाब आप तो उनके साथ वजीर थे। ये जो हफीज शेख साहब हैं ये पीपल्स पार्टी के साथ वजीर रहे हैं, उमर अयूब साहब काफ लीग में रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी रहे हैं। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? मतलब आप देखें, आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो जरदारी साहब के करीब थे, आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो चौधरी शुजात और मियाँ नवाज शरीफ के करीब थे, आज इनके साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब बात करने के जी पिछलों ने ये कर दिया, पिछलों ने वो कर दिया, हमें आगे जाना चाहिए। 2.5 साल बहुत हमने ये कर लिया है, अब हमें कारकर्दगी दिखानी है। 2-3 शोबों में फौरी तौर पर दिखाने की ज़रूरत है। एक तालीम के मैदान में दिखाने की ज़रूरत है, और एक हेल्थ के निज़ाम में। हमारे अस्पतालों का हाल बहुत बुरा है, और ये जो है ना कि हम कार्ड दे देंगे और कार्ड से हर आदमी को हेल्थ कवर दे देंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ओवरऑल अस्पताल ठीक करने हैं। अच्छा, अस्पताल तो ठीक करने आगे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल जो आपके सामने है, हमारे सामने है। मसलन ये वैक्सीनेशन आ रही है, ये वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की जाए और कहा जाए कि हर आदमी को आप फ्री लगाएंगे, तो उसमें कितनी शफाफियत है? वो आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में मेडिसिन फ्री की गई थी हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं होती थी। देखें, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में जो मेडिसिन ख़रीदी गई और जो मेडिसिन की सूरत हाल हुई, इस पर हमने अपने एक प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम किया है। दूसरा प्रोग्राम अगले हफ्ते हमारा आने वाला है कि उसमें बहुत ज़्यादा अरबों रुपए कमाए गए हैं, अरबों रुपए कमाए गए हैं, और गरीब आदमी की किसी ने कोई जो है ये सारी बातें करने की होती हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। पहले भी कोई मेडिसिन गरीबों को नहीं मिली, और जो मिलती रही हैं वो भी पता नहीं कोई नाकस थी, खरीदी बहुत महंगी गई हैं। तो ये एक हेल्थ का निज़ाम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि हम हर हॉस्पिटल को शौकत खानम बनाएंगे, ये तो उनकी तकरीरें हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है, तो बाकी डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब में क्या होगा? हुकूमत प्रोवाइड कर भी दे तो हमारा जो सिस्टम है वो खुद करप्ट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। उसमें जाके सब कुछ मलिया मेट हो जाता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आइंदा दिनों में भी इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। एतजाज़ दकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।